ये क्या, जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत जी का ये कहना है कि इक्विटी से ज्यादा लोगों का फोकस 2023 में बॉन्ड्स पे रहने वाला है, एंड स्पेशली वो फोकस करेंगे फिक्स्ड इनकम को लेकर के काम करने पे। तो चलिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और टोटली हम लोग ये देखने वाले हैं कि 2023 में इंडियन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, कौन से वो सेक्टर हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और किस किस सेक्टर में हमारा पैसा बन सकता है। तो बहुत सारी चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी का वेलकम है मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरीके से इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना। और अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से ले लें। तो चलो, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं करंट सिनेरियो चल क्या रहा है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे, जो निफ्टी 50 है और बीएसई सेंसेक्स है, ये अपनी लाइफ टाइम हाई पे आ गया था अभी। और वो 1 दिसंबर की वो तारीख थी जिसमें 18,800 पे था ये निफ्टी 50 लगभग, और 63,500 पे था बीएसई सेंसेक्स। तो अभी करंट सिचुएशन बताऊं तो 23 दिसंबर 2022 तक के डेटा को आप देखोगे तो निफ्टी वापस से नीचे गिर करके लगभग, ये देखो आप, 18,800 से 1,000 पॉइंट ये टूट चुका है, 17,800 पे आ चुका है। और हो सकता है कि अभी और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो सेंसेस था ये 63,500 पे था, वहां से भी लगभग ये 4,000 पॉइंट के आसपास ये नीचे गिर चुका है, 59,800 के आसपास ये आ चुका है। तो अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो जैसा मुझे एक डर था, जो मैंने कई वीडियोस में आपको बताया भी था, कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, अभी थोड़ा सा सेफ नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं कह रहा था। और उसके लिए बस एक ही रीजन कह रहा था कि मार्केट या तो बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है, एक अनसर्टेनिटी थी। तो मार्केट वहां से वापस नीचे आना शुरू हो गया। तो जिन भी लोगों ने अगर टॉप पे अभी इन्वेस्टमेंट किया होगा, चाहे म्यूचुअल फंड भी लिया होगा, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा पोर्टफोलियो लॉस में दिख रहा होगा। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बोल दूं कि सबसे पहले तो घबराना मत। भाई, मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब 5 साल, 7 साल, 9 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अगर कोई ऐसा था जो सिर्फ 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, तो हाँ, इन लोगों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है कि मार्केट यहाँ से अगर ज्यादा नीचे गिरता है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे लॉस भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा देखते हैं और कौन सी सिचुएशन है जो भी करंट में चल रही है। तो आप देखोगे, रशिया यूक्रेन का वॉर किसी से भाई छुपा नहीं है। इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो तो सारी चीजें हम लोग झेल ही रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, यहाँ पर रुपी अपना वीक हो गया है, रिसेशन आने का बहुत ज्यादा डर है, इन्फ्लेशन आ रहा है, और इसके अलावा 10 तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे अच्छे से काम कर रही है, और हम लोग भी जो इंडियंस हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हम पे ना पड़े। पर देखो, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ये वॉर और ज्यादा लंबा चला तो कहीं ना कहीं इससे सिर्फ इन दोनों कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो सकता है। और ये सारी चीजें आजकल आप सभी सोशल मीडिया पे भी देखते हो, सभी एक्टिव हो, तो इन चीजों के बारे में आपको भी थोड़ा सा पता ही होगा। इसके अलावा एक आखिरी चीज जो करंट सिनेरियो में बहुत तेज चल रही है, वो है कोविड 19 पेंडेमिक, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगेन से आपको पता हो कि अभी जो करंट सिचुएशन है, कैसा न्यूज आ रहा है, कितना सच कितना झूठ ये तो नहीं पता है। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना में बहुत बुरी हालत है, कई सारे लोगों की डेथ हो रही है। पर लेकिन आप भी जानते हो कि कई चीजें चाइना की जो है पूरी खुल करके सामने नहीं आती, तो मैं पूरी तरह से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पर ये कोई डेटा है जिसको आप जाकर के आगे ही पढ़ सकते हो। और जहां से भी मैंने डेटा ये सब लिए हैं, एक लिंक है, मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको जाकर के और डिटेल में पढ़ सकते हो। और बहुत से न्यूज आर्टिकल भी इस पे आ गए हैं। देखो, कोरोना वायरस के टॉपिक पे तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार, आप अपने आप को हेल्दी रखो। वैक्सीनेशन आती है तो उनको प्रॉपर तरीके से लो, और कोशिश करो कि अपने आसपास भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करो, साफ सफाई रखो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम फिट रहेंगे, तो शायद हम पे चीजों का कम असर पड़ेगा। तो अपनी डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखना, और अपने आसपास के लोगों को भी ये चीजें जरूर से समझाएं। तो चलो, ये तो हमने बात करी कि क्या क्या करंट सिनेरियो में हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। अब थोड़ी सी हम लोग इंडियन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि 2023 में क्या उनकी पोजीशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक चीज को समझना कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, वो है पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। कि अब कोई भी चीज, अगर मान लो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो सामान यहाँ पे बना रहा है, तो उसके उत्पाद को खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो खरीद सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत यंग एंड लार्ज वर्किंग फोर्स है। कि और अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो बिजनेसमैन अगर बिजनेस करेंगे, उनको जॉब के लोग चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे, वो भर के मिलेंगे और बहुत ज्यादा संख्या में मिलेंगे। तो इस वक्त पे इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, उत्पाद को कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से अगर सब मिल करके काम करते हैं तो बिजनेस को एक बूस्ट मिल सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं ना फाइनेंशियल मार्केट को स्पेसिफिक होकर के बात करता हूँ कि आप देखोगे कि आज से कई साल पहले देखो, जो मेरे आपके जैसे लोग थे, बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, इन्वेस्टमेंट को लेकर के स्पेशली इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर आज की डेट में कई लोग इससे बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत स्मार्ट हो रहा है, इस चीज को सीख रहा है, समझ रहा है। और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कैसे कहीं भी पैसा डाल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग सीखना समझना चाहते हैं। तो आप पोस्ट कोविड अगर आप देखोगे कि उसके बाद ड्रामेस्टिकली लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट्स ओपन किए, लगभग 10 लाख एक मंथ के अंदर में। और अभी जो इस संख्या टोटल 10 करोड़ के आसपास आ गई, जो कि शायद 2-3 करोड़ था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ा है। बट एक चीज ध्यान रखना कि यार अगर लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हो, तो देखो सबका ये होता है कि यार मार्केट में जैसे 2020 में मार्केट गिरा था, लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया, 2021 और 22 में बहुत तगड़ा पैसा बना दिया। तो देखो ऐसा एक मेरा परसेप्शन है, मेरा मानना है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। मुझे लगता है कि अगर इस बार मार्केट क्रैश हुआ, इस बार मार्केट गिरा वैसे ही जैसे 2020-21 में आसपास गिरा था, तो मुझे नहीं लगता कि अगेन से इतनी तेजी से वापस रिकवर कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वापस रिकवर करने में थोड़ा समय लग सकता है। अब इसके लिए बहुत सारे रीजन है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर ने एक और चीज किया गया है, वो है एसआईपी। और एसआईपी को लेकर के इंटरेस्टिंग चीज मुझे अभी सुनने को मिली थी, अब कितना सच है मुझे नहीं पता। आप बता देना कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने ये सुना था कि अभी जो मर्सिडीज है, उसके किसी से सीईओ ने या किसी पर्सन ने कहा है कि लोग जो अभी 30-30 हजार रुपए पर मंथ की या 40 हजार रुपए पर मंथ की जो एसआईपी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मर्सिडीज की सेल घट सकती है। मतलब क्या वो ये कहना चाहते हैं कि लोग अब मर्सिडीज खरीदने से ज्यादा वो उस अपनी जो इनकम को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई इससे मर्सिडीज, मतलब जो सीईओ है, या उनको भी डर लग रहा है। अगर ये बात सच है तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि आप जो एसआईपी कर रहे हो अच्छी बात है, इसको करो। बट हाँ, एक चीज साथ में मैं यही कहूंगा कि ऐसा मत करना कि यार अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके सारे सारा इन्वेस्टमेंट करना। तो मेरा मानना है कि लाइफ को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा। आप इन्वेस्टमेंट भी करिए, जिससे आप फ्यूचर का प्रोटेक्शन होगा, एक वेल्थ क्रिएट होगी धीरे धीरे करके। और थोड़ा सा पैसा अपने फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट में भी खर्च करें। इससे आपको क्या होगा, खुद ही आप ज्यादा एनर्जाइज रहोगे, तो ज्यादा मेहनत करोगे और पैसा कमाओगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये साइकोलॉजी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैं पर्सनली इसे ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखना कि एसआईपी ने कंट्रीब्यूट कितना किया है। फाइनेंशियल ईयर 2017 का अगर आप डेटा देखोगे तो उस टाइम तक 43,921 करोड़ का वहां पे ये एसआईपी का एनुअल कंट्रीब्यूशन था, जहां से इंक्रीज होकर के फाइनेंशियल ईयर 20 तक, 2020 तक, ये 1 लाख करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से ये बढ़ा है। इसके अलावा आप करेंटली आप देखोगे तो 12,500 करोड़ का मंथली इनफ्लो है। और अक्टूबर 2022 तक का डेटा देखो तो इसमें 13,000 करोड़ था। मतलब वाई वाई बेसिस पे देखोगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 30% का अपसाइड है, इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो 6 लाख, 7 लाख करोड़, ये जो पूरा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और ये वक्त के साथ बढ़ ही रहा है। तो पैसा कहाँ रहा है, हमारी इकोनॉमी में लग रहा है, हमारी कंपनीज पे लग रहा है। तो देखो इससे सबका फायदा होने वाला है, सबको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम आज की डेट में कर रहे हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। जितनी चीजें अभी तक हमने वीडियो में जानी है, कुछ जो प्रॉब्लम चल रही है, वो जो स्ट्रेंथ है, वही सारी चीजें देखकर आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करके अपने लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करो। तो अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है 2023 में। मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है 2023 में, वो थोड़ा सा बेटर साइड पे जा सकता है, थोड़ा अपटेक हो सकता है। और कौन कौन से, जो जैसे आप देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट में किस किस जो सेक्टर की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, तो ये बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, और मतलब बेसिकली ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में, तो इसमें बढ़ सकता है। तो एक काम करते हैं, कुछ 3-4 एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्या राय है एक बार हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरा क्या पर्सनली मानना है। और वो चीज को हमेशा आप ध्यान रखना, जो चीज वीडियो के एंड में आपको बता करके जाऊंगा। तो चलते हैं हम लोग आगे आगे देखते हैं। सबसे पहले कौन है एक्सपर्ट्स, तो निखिल कामत जी, इनके बारे में हमने शुरू में ही देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखोगे बी गोप कुमार हैं, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। अब इनका क्या मानना है, ये समझना बहुत अच्छे से। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट वो बेटर साइड में जा सकता है, तो ये भी इसी बात को कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर स्पेस है वो दोबारा से बहुत ज्यादा रिवाइवल फेज में आ सकता है, मतलब प्री कोविड लेवल पे आ सकता है।
और स्पेशली इनका जो फोकस यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हाउसिंग एंड बैंकिंग स्पेस है, इस पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है। कि और इनका ऐसा मानना भी है कि जो अभी बजट आएगा, हो सकता है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को और ज्यादा पुश दिया जाए। बस एक चीज का इनकी तरफ से हिदायत है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कि जो ये कह रहे हैं कि जो ऐसी कंपनी या ऐसा जो सेक्टर है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि जो ग्लोबल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। तो उसके भी बहुत सारे सैंक्शंस लगे पड़े हैं, 10 तरीके एक इन्फ्लेशन हो रहा है कई कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज हैं। तो वो लोग हमारे सामान को शायद वो नहीं खरीद पाए जिस लेवल पे पहले खरीद सकते थे। तो ऐसी कंपनी या ऐसा सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, ऐसे कंपनी से थोड़ा सा हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। या अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो मुझे लगता है कि ऐसे कंपनी को चूज करना जिसके जो फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे सौरभ एस जैन जी, जो कि एमडी ऑफ एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज है, इनका क्या मानना है। कि ये भी इसी बात को बिलीव करते हैं, जो कंज्यूमर सेंटीमेंट वाली बात हम बार बार कर चुके थे, उसको मैं आप रिपीट नहीं करूंगा। बस ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, जो इनके हिसाब से ये मानते हैं कि आपको ऐसी कंपनी पे ही इस वक्त पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल है, सस्ते आपको मिल रहे हैं, आप कह सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए। और उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही ईमानदार हो, बहुत अच्छा हो। इसी के साथ साथ इनकी एक छोटी सी एडवाइस भी है कि ऐसी कंपनी जो कॉमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग के पहले हाफ में, 2023 के पहले हाफ में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ये भी इनकी हिदायत है। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना जब आप 2023 के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो चाहे आप पोजिशन ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। इसके अलावा हम लोग व्यू देखते हैं निखिल अग्रवाल जी की, जो कि फाउंडर है ग्रिप इन्वेस्ट के। तो इन्होंने क्या कहा है, इस चीज को समझना कि ये एडवाइज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को मिक्स बनाने की। जैसे कुछ पैसा ये कह रहे हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए हमें, और कुछ पैसा हमें इक्विटी में डालना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बहुत ही ज्यादा अभी वॉलेटाइल है, और डेट में थोड़ा सा आपको कंपेटिव फिक्स रिटर्न मिल सकता है, थोड़ा जेन्युइन रिटर्न मिल सकता है। तो इस वजह से ऐसा इनका मानना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनका कहना है कि पर्टिकुलरली अगर बात करें तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जो वेल स्टेब्लिश कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, उनके लिए थोड़ा सा ये सजेस्ट कर रहे हैं। और एक और चीज भी जो आपको फोकस में लाना चाहूँ, कि आप देखा न्यू स्ट्रीम ऑफ अल्टरनेट एसेट क्लास, जैसे कि लीज फाइनेंसिंग होती है, इन्वेंट्री फाइनेंसिंग होती है, इसको भी लेकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है, यहाँ पे भी आप पैसा लगा सकते हैं। पर इस चीज के बारे में आपको जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लें, अगर इन सब चीजों के बारे में आप पहले से नहीं जानते हैं तो। और जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे ये सब चीजें करने से पहले सलाह जरूर से ले लेना। ये तो हो गई डेट इंस्ट्रूमेंट की बात। पर अगर हम बात करते हैं इक्विटी के लिए, तो ये ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं जो कि लार्ज कैप या मिड कैप हो। और ध्यान रखना है, ये वैल्यू बेस्ड कंपनी को ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा प्राथमिकता देंगे, रेदर देन ग्रोथ बेस्ड। जैसे ग्रोथ बेस्ड होता है ना, जिसमें आगे चल करके ये हो सकता है, आगे से बहुत सारा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये सेमीकंडक्टर का आगे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे है ना, हाइड्रोजन को लेकर के, एनर्जी को लेकर के बहुत सारी, ये सब ग्रोथ बेस्ड है कि आगे चलकर ऐसा करेगा। क्योंकि ये हो सकता है ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो ग्रोथ बेस्ड कंपनीज होती हैं, कई बार मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो बहुत तेजी से गिर भी सकता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है फंस के रह जाते हैं, और उन्होंने वो लगाते तो थोड़े से के लिए पैसे हैं कि हम 6 महीने 8 महीने निकाल देंगे, पर फिर वो उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं कि यार जब ये वापस से ऊपर आएगा तो ही इसको बेचेंगे, अब इतने लॉस में क्या ही बेचूं। तो ऐसी चीजों के लिए आप थोड़ा सा बच सकते हैं। और एक कॉमन चीज है जो हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो फंडामेंटली वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, खास करके ऐसे वक्त में। ये 2020 का वक्त नहीं है कि आपने किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिया था तो वो बढ़ ही गया था, कुछ कम कोई ज्यादा, तो ऐसा हुआ था। ये जो समय है, अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि जो एक स्टेटमेंट है कि लंबे समय में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, पैसा बनता है। भाई लंबे समय पैसा डूबता भी है, बहुत सारे कंपनियां, आप एग्जांपल देख लेना, अब बोलोगे तो उस पर एक फर्दर वीडियो बना भी दूंगा, कि जिसपे लोगों को लगता था कि मैं लंबे समय में बहुत बड़ी वेल्थ बनाऊंगा, उनके लाख रुपए 1,000 रुपए बच गए थे। ऐसा ऐसा भी हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो अब चलते हैं हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे। भाई मेरा क्या सजेशन है, मैं बस एक ही चीज कहूंगा अपने हिसाब से, जो एक ही स्टेटमेंट है ना, कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सिंपल मैं इस चीज कहूंगा कि भाई कोई भी चीज आपको कितनी भी अच्छी लग रही हो, कोई भी एसेट आपको, या कोई भी कंपनी या म्यूचुअल फंड आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो, भाई मेरे अकॉर्डिंग सारा पैसा उसमें मत डाल देना। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ पैसा कैश भी अपने पास रखना, क्योंकि जो करंट अभी सिचुएशन है, अगर मान लो रिसेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया में पड़ गया और आपके घर में कुछ कैश की जरूरत पड़ी, और मान लो जहां आपने इन्वेस्ट कर रखा हो
उसका लॉस में और रखा हो, तो कई बार आपको लॉस में भी बेचना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इमरजेंसी फंड को थोड़ा सा अलग रख लेना, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा फंड जो है आप अलग से रख लेना। उसके बाद अलग अलग एसेट में, अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की कोशिश करना। कभी भी सारा पैसा एक जगह पे मत लगा देना। मतलब मैं जानता हूँ कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम सबको पसंद है कि चलो रिस्क लेंगे, बस कुछ तूफानी करेंगे, पर कई बार जो होता है ना कि जो होगा देखा जाएगा, पर सच बताऊं तो जो होता है ना वो देखा जाता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि मेरे अकॉर्डिंग बस सही सजेशन है कि कभी भी अपना सारा पैसा या जितना भी पैसा है इक्विटी में, या जितना भी पैसा डेट में, किसी एक जगह पर मत डाल देना भाई। तो अगर क्योंकि अगर वो सेगमेंट अगर थोड़ा खराब हुआ, मार्केट थोड़ा खराब हुआ, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी सवाल है, या कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंश्योरेंस लेना चाहते हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोशिश करना अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ तो भाई मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। क्योंकि कई बार बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा, क्योंकि आप जानते हो कई सारे कंपनी वाले भी ऐसे कॉल करते रहते हैं, तो मैं इग्नोर भी कर देता हूँ उनको। तो इस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। और एक और चीज की, सारी चीजें फ्री में बताता हूँ, कोई पैसा इसका चार्ज मैं नहीं करता हूँ, तो ये ध्यान रखना। हाँ, अगर आपको खुद से कोई डोनेट करना हो तो ये आपकी मर्जी है भाई, आपकी श्रद्धा है, मैं क्यों मना करूंगा। तो चलो चलते हैं हम लोग, अगली वीडियो में मिलेंगे। और आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को, अपने फैमिली में ये शेयर जरूर करें। चलते हैं हम लोग, बाय बाय।